दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नया बिल ड्राफ्ट किया है जिसके अंदर सभी सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्सेस को 200 रुपये फिक्स टिकट प्राइस रखने को कहा है। मतलब मैक्सिमम प्राइस 200 रुपये ही हो सकते हैं। हालांकि ये अप्रूव होगा नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भैया 200 रुपये एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब क्या है कि कई सारे लोग फिल्म देख नहीं पाते, थिएटर में जा नहीं पाते क्योंकि टिकट के प्राइस 800 1000 ऐसे भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से इस कैप को लगाने के ऊपर भी बात की जा रही है कि 200 रुपये विदाउट टैक्स, मतलब कि 200 रुपये टिकट का प्राइस होगा, उसके ऊपर जो GST या टैक्सेस लगते हैं वो अलग से ऐड ऑन किए जाएंगे। तो मे भी 300 रुपये पहुँच जाए टिकट या 350 पहुंच जाए, तो मतलब अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि 200 रुपये का प्राइस होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे तो पता नहीं कितना जा सकता है। लेकिन ये अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं सभी के लिए टिकट्स, चाहे वो रीजनल मूवी हो, चाहे वो फॉरेन की मूवी हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज की मूवी हो, सभी के लिए सेम रूल करना चाहते हैं। हालांकि नुकसान यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस का हो सकता है, जैसे IMAX हो गया, 4DX हो गया, लग्जरी रिक्लाइन सीट्स हो गई, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो शायद उनको कॉस्ट उतनी ही रखनी पड़े, मतलब 200 से ज़्यादा ही रखनी पड़े, वरना उनका पड़ता नहीं खाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दिया गया है कि मतलब जिसके पास में 75 से कम सीटें हैं वो इस 200 रुपये वाले कैप से बाहर निकल जाता है। मतलब वो अपने प्राइजेस रख सकता है जैसे वो चाहता है, मतलब जैसे वो डिजर्व करता है, मतलब जिस तरीके का वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। हालांकि 75 से ज़्यादा सीट्स हैं तो फिर 200 रुपये वाली कैप होनी चाहिए, ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है। दोस्तों यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनियां थोड़ा सा मिसलीड कर रही हैं लोगों को ये कह के कि हमारे प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो GST 2.0 आया उसके अंदर 40% का GST इनके ऊपर लगाया गया, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, बेवरेज है, उनके ऊपर लगाया गया, उनको लग्जूरियस आइटम में गिना गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो GST था अभी के लिए वो 28% था, ऊपर से 12% का सेस लगता था, तो जितने की ये आती थी आपको, आप ऑलरेडी 40% का टैक्स इसके ऊपर दे रहे थे। अब सेस को भी GST के अंदर ही इंक्लूड कर रखा है, तो जिसकी वजह से जो 40% का चार्ज लग रहा है इनके ऊपर GST वाला, वो उतना ही रहने वाला है। तो मतलब कि कोई भी एड ऑन नहीं है इनके ऊपर, जितने का आप पहले खरीदते उतने का ही अब आपको मिलने वाला है। कोई भी प्राइस नहीं बढ़ने वाले हैं इस बेवरेज के ऊपर, क्योंकि 28 + 12 40% और 40% का GST ये वाला भी है, तो मतलब कि सेम ही होने वाला है प्राइस। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, चाहे GST 2.0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम ही तो है, तो बढ़ाओगे क्या। दोस्तों एक बात तो श्योर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अब थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो 50% का टैरिफ लगाया है वो शायद सही नहीं है, क्योंकि एक इंटरव्यू के अंदर वो कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि भैया 50% का टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर ईजी थिंग नहीं थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती थी उससे, और आ भी रही हैं जो देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि उन्होंने एडमिट किया एक तरीके से। India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift. दोस्तों मेटा ने इंडिया के अंदर एक सर्वे किया है जिसके अंदर ये मालूम चला है कि 95% इंडियंस ऐसे हैं जो कि रील्स देखते हैं एवरी डे, जिनके पास में स्मार्टफोन है। अब जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है वो तो क्या ही देखेगा, लेकिन जिनके पास में स्मार्टफोन है वो रील्स डेली देखते हैं। और अगर 100 बंदों के पास में मोबाइल है तो मतलब कि 95 लोग डेली रील देख रहे हैं। चाहे एक रील देखें या 2 रील देखें, वो बात नहीं है, बात ये है कि वो रील देखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके एडिक्ट भी हैं, मतलब एक बार रील देखना चालू करें तो शायद उनको पता भी नहीं लगता होगा कि 2 घंटे कब निकल गए। तो शायद उसमें से मैं भी एक हो सकता हूँ, आप भी एक हो सकते हो, जो कि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं रील स्क्रॉल करने के चक्कर में, और एक के बाद एक देखते चले जाते हैं और 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। और ये वो जानते हैं कि ये एडिक्टिव है, अच्छा भी नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट होता है इससे, लेकिन फिर भी वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं इस आदत से। तो ये आदत अब एडिक्शन बन चुकी है। दोस्तों आपने देखा होगा पहले घिबली का ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और इस वक्त में चल रहा है नैनो बनाना का ट्रेंड, जहां पर कई सारे लोग आपने स्टेटस देखे होंगे जो कि कुछ इस तरीके की पिक्चर पोस्ट कर देते हैं। कईयों की आपने शायद स्टोरी देखी होगी जो कि इस तरीके की पिक्चर पोस्ट कर देते हैं। तो भैया ये बनाना बहुत ही सिंपल है, कई सारे प्रॉम्प्ट हैं जहां पर आपको बस नैनो बनाना प्रॉम्प्ट लिखना होगा। गूगल के ऊपर आपको कई सारे वायरल प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे और आप इसी के जैसी इमेज बना सकते हो अपनी भी, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, जैसे कि आपने कोई टॉय खरीद लिया है अपना ही कस्टमाइज करवा के। दोस्तों यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और इसी के साथ साथ आइस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक जगह पर रेड करी थी जहां पर 475 लोग पकड़े गए थे जो कि Hyundai की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और उन पे वीजा वायलेशन के आरोप लगाए गए हैं, जहां पर उनका वीजा खत्म हो गया था, फिर भी वो वहां पे काम कर रहे थे। कई सारे लोग विजिटर वीजा पे आए थे, कई सारे लोग ट्रैवल वीजा पे आए थे, और वहां पर
काम कर रहे थे जहाँ पर काम करना उनको अलाउड ही नहीं था। तो यहाँ पर उनको साउथ कोरियन गवर्नमेंट से बात करके यूएस अथॉरिटी ने वापस साउथ कोरिया भेज दिया। हालांकि जो 475 पकड़े गए थे उसमें से 330 साउथ कोरियन थे और उन सभी को वापस भेज दिया चार्टर्ड फ्लाइट से, जहाँ पर बताया भैया हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमारे हाथ बंद कर रखा, हमारे हाथ बांध कर रखे थे, हमें खाने को प्रॉपर नहीं मिला। और हालांकि साउथ कोरियन ने उनका काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है, फैमिली पहुंची, ऑफिशियल्स पहुंचे, मीडिया ने भी ग्रीट किया। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि यूएस को अपने वीज़ा में थोड़ा सा ईज़ लाना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाना चाहिए। मतलब जो स्किल्ड वर्कर है, जो हुंडई की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि जानते हैं अपना काम करना, उनको भी इन्होंने धक्के मार के अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। हालांकि उनकी कंट्री है, अगर कोई इलीगली घुस रहा है तो मतलब जो वो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अपने वीज़ा के अंदर कुछ ऐसा भी लाना चाहिए कि स्किल्ड वर्कर वहाँ पे काम कर सके जाके और वापस अपनी कंट्री में आ जाए। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप के एलाय चार्ली क्रिक का कल किसी ने असैसिनेशन कर दिया था और अब जाके उस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि टेलर रॉबिन्सन है, जो कि 22 साल का था और इसको यूटा से ही अरेस्ट किया गया है। जो यूटा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर ये इस तरीके का काम करने के बाद में भाग खड़ा हुआ था, लेकिन अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ पर अथॉरिटी ने बताया कि ये अपनी फैमिली के साथ में भी चार्ली क्रिक की बातें करता था कि ये बंदा हेट फैलाता है, ये बंदा फुल ऑफ हेट है, जिससे कि एक मोटिव पता लग जाता है इस सस्पेक्ट का कि क्या मोटिव रहा है इसको चार्ली क्रिक के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाने में कि उसकी जान ही ले ली। जहाँ पर घर वाले, नेबर, रूममेट और कुछ सर्वेलेंस फुटेज के अंदर भी ये पता लगा है कि रॉबिन्सन के पास में एक राइफ़ल भी थी और इसके डिस्कॉर्ड की भी कई सारी बातें निकल कर आ रही है, जहाँ पर ये वेपन्स के बारे में बातें करता था। तो यहाँ पर ये सस्पेक्ट है जिसको अभी अरेस्ट कर रखा है यूएस पुलिस ने। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया पॉलिटिकल वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आई थिंक ये चीज़ तो बहुत पहले इनको कर देनी चाहिए थी, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ था जिससे वो बाल बाल बचे थे, मतलब कान पे लग के निकल गई थी गोली, वरना शायद डोनाल्ड ट्रंप आते भी नहीं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली एनसीआर के अंदर फायर क्रैकर तो बैन है ऑलरेडी ही, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उसकी स्टोरेज हो, चाहे उसकी सेल हो, सब पर बैन लगा हुआ है। जिसके बाद में फायर मैन्युफैक्चरर ने, जो कि हरियाणा के ट्रेडर हैं, वहाँ पर शायद मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया ये बैन जिस तरीके से आपने लगा रखा है दिल्ली के ऊपर, उससे नुकसान उनका हो रहा है, तो इसके ऊपर रिकंसिडरेशन होनी चाहिए। और अगर बैन लगाना ही है तो पूरे इंडिया में बैन लगा दो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है, इसी के साथ साथ जस्टिस विनोद चंद्रन ने भी ये कहा है कि भैया दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ये बैन लगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले ही सिर्फ इतने इलाइट नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को साफ़ हवा चाहिए। अगर साफ़ हवा चाहिए तो पूरे देश को चाहिए, तो जिसकी वजह से फायर क्रैकर बैन होने चाहिए पूरे देश के अंदर, और ख़ासतौर पे उन जगहों पर जहाँ पर एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो ऐसा लग रहा है शायद कोर्ट अगली हेयरिंग जो 22 सितंबर को होने वाली है, वो शायद पूरे इंडिया के अंदर ही फायर क्रैकर बैन कर दे, जिसकी वजह से जो दिवाली का सेलिब्रेशन होता था बम पटाखे फोड़ के, तो शायद वैसे ना हो। हालांकि हर बार ऐसा होता है, लेकिन लोग मानते नहीं है, वो बम पटाखे फोड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर बैन के बाद में भी फोड़े, चाहे वो कैसे भी फोड़े, जिनको फोड़ना है वो फोड़ते हैं कहीं से भी ला। दोस्तों बहुत सारे लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होने वाला मैच जो एशिया कप के अंदर होने वाला है 14 सितंबर को, उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेके बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, BCCI देशद्रोही, इस तरीके के हैशटैग भी चलाए गए हैं। तो मतलब ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरीके का अटैक हुआ था, उसके बाद में जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर होने ही वाली थी, वो देखने के बावजूद भी इन्होंने एशिया कप का मैच रख दिया पाकिस्तान के साथ में। और वहीं पर अब आप इस तरीके की बातें भी सुन रहे होंगे वीडियो के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, जो कि कुछ इस तरीके की, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप उन्हें ना हरा सके। और मैं पूरे यकीन के साथ, मैंने इस टीम को बहुत ज्यादा वो किया है, क्रिटिसाइज इनके तमाम के प्रोग्राम में। ये गवाह है बैठी जो मेरे पास, जो आज बड़ी यूं कर रही है ना, मैं सब कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, ये मेरा वतन है, ये मेरी टीम है, और ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है, और कभी भी जो है वो K2 जो है ना वो उसको सर कर लेती है। तो इस टीम से कभी भी आप जो है ना, मतलब कोई ऐसी तवक्कुआत ना रखें कि जिससे ये हो कि नहीं जी ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, हो सकता है मतलब ये कोई भी लॉजिकल बातें करते नहीं, ना ही शाहिद अफरीदी, ना ही ये शख्स जो भी बातें कर रहा है पता नहीं कौन है, लेकिन शाहिद अफरीदी तो कुछ भी बोलते चले जाते हैं और ये बंदा भी कुछ भी बोलता चला जा रहा है इंडिया के खिलाफ में। तो मतलब ऐसे में आप अगर क्रिकेट को रखवाते हो तो मतलब क्या दोस्ती बढ़ती है? ये तो मतलब एक तरीके से बदला लेने वाली बात है कि हम बदला लेंगे क्रिकेट के अंदर, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे दोस्ती तो दिख ही नहीं रही, कहीं पे बदला लेने की बातें हो रही है। और इसी वजह से शायद जो वर्ल्ड लेजेंड की लीग थी उसके अंदर इंडियन टीम ने बॉयकॉट
किया, चाहे वो सेमीफाइनल के अंदर ही किया कि हम फाइनल के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनको मालूम है कि मतलब क्या चीज़ है। अब यहाँ पे तो नहीं हो रहा क्योंकि शायद बहुत भारी पैसे मिलने वाले हैं BCCI को।